हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम नौवां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर के ऑलरेडी 6 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन इकोनॉमी के जो है स्टैटिक पार्ट के 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन कंसेप्ट एंड पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग। तो ये जो नौवां चैप्टर है इसका जो है आज हम पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, पूरे सीरीज को हम लोग इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि वो आपके प्रीलिम्स या फिर मेंस दोनों को ही सपोर्ट करेगी। तो कोई भी एक्स्ट्रा सोर्सेस की आपको यहां पे जरूरत नहीं है यहां पे। तो एक चीज देखिए कि कुछ भी एग्जाम हो आपको, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, तो इस सीरीज से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी तक इंडियन इकोनॉमी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियो को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स। तो जब भी एक नया टॉपिक आपको मिला है तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचिए कि यह टॉपिक एक्चुअली में हो क्या सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप एजम्पशन लगा लेंगे तो थोड़ी सी आपकी क्या हो जाएगी, बोलते हैं कि जो दिमाग की बत्ती खुल जाती है, तो थोड़ी सी आपको समझने में भी इंटरेस्टिंग होगी। तो बेसल ये वर्ड क्या है, तो ये कुछ प्रोडक्ट है या फिर कुछ जगह का नाम है, कुछ टेक्नोलॉजी है, या क्या है। तो बेसल एक क्या है कि एक जगह का नाम है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है 30,000, आपकी मंथली सैलरी है 30,000। हर महीने आपको जो है आपके 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। तो क्या हुआ, महीने जो है आज 5 तारीख है, मान लीजिए आज 5 तारीख है, आपके किसी फ्रेंड की कुछ इमरजेंसी हो गई, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे बहुत इमरजेंसी हो गई है, मुझे 30,000 मुझे अभी उधार दो। तो इस फ्रेंड ने बोला कि आप मुझे उधार दो 7 दिन के बाद मेरी जो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, तो ये पूरे पैसे जो है 30,000 आपने मुझे उधार दिया है, ये मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। अभी आपने कुछ सोचना पड़ेगा यहां पे कि मान लीजिए कि आपने अपनी दोस्ती के खातिर अपने फ्रेंड को जो है उधार में दे दिए, और उस दोस्त को फिर से, भगवान ना करे, फिर से कुछ इमरजेंसी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, वो रिटर्न नहीं कर पाए। तो क्या हुआ उस टाइम में, आपने 7 दिनों का तो अपने फ्रेंड ने यहां पे बातें कर दिया था, लेकिन यहां पे आपको फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, महीने के अभी 25 डेज काटने और भी बाकी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे बोलेंगे कि भाई मैं आपको 30,000 तो नहीं दे सकता हूं, मैं आप क्या कर लीजिए कि 20,000 रख लीजिए, 10,000 मेरे पास खुद के यहां पे महीने के लिए चलेगी। तो आप क्या करेंगे, 10,000 यहां पे रख लेंगे, और मान लीजिए उस फ्रेंड ने ये 20,000 रुपए लौटाने में 7 दिन नहीं 1 महीने लगा दी भी दिए, तो आप एटलीस्ट 10,000 से किसी ना किसी तरह, प्रॉब्लम्स जरूर होगी आपको, लेकिन आप महीना गुजार लोगे। तो ये जो कहानी है, ये कहानी जो है बेसल की यहां पे जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉलो करती है। अभी क्या करती है, उन्होंने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अलग अलग जो दुनिया के बैंक्स जो है अलग अलग देशों को लोन देती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देती है। तो किसी प्रॉब्लम्स के वजह से अगर लोन की रिकवरी नहीं हो पाई तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो गए यहां पे। अभी बैंक्स क्या करती है, जो लोन देती है वो लोन क्या होने वाली है, लौट के आने वाली है, तो उसको बोलेंगे एसेट। और जिसने लोन लिया वो पैसे उसके नहीं है, तो वो क्या होगी, उसके लिए लाइबिलिटीज होगी। अभी क्या होगी, ये एसेट अगर लौट के नहीं आ सकती है तो बैंक्स, जो भी बैंक्स को प्रॉब्लम होती है उनको फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पे, ये लौट के अगर नहीं आने वाली है। तो क्या कर यहां पे बोला जाता है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने यहां पे कुछ
गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब किए हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ताकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करनी चाहिए। जो मैंने बोला कि आपने 10,000 रुपीज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने मेंटेन किया, 20,000 के लोन दे दिए, आपके दोस्त भी खुश, आप भी खुश। तो कौन सी कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, इवन रीजनल रूरल बैंक जो है, उनको भी ये जो है गाइडलाइंस फॉलो करने की बात की गई थी। अभी बेसेल ये जो एक जगह है, ये जगह कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो BIS यानी कि जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है बेसेल स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, और दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा इसको। तो अभी यहां पे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में हम लोगों ने समझ लिया। तो यहां पे देखिए कि ये जो क्या करती है, सुपरविजन की काम करती है, गाइडलाइंस की यहां पे प्रोवाइड करती है। तो उसका भी एक यहां पे कमिटी होती है। तो इस कमिटी का जो फुल फॉर्म है बेसेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको BCBS भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है, ताकि बैंक्स की जो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। तो इसकी जो है BCBS, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। तो उस टाइम में पूरे दुनिया के 10 जो मेन सेंट्रल बैंक्स थे, उनके गवर्नर ने यहां पे जाके मीटिंग्स किए, और मीटिंग्स करने के बाद यहां पे जो कुछ कुछ रूल्स एंड गाइड्स यहां पे जो सेट के, जिसके हिसाब से अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक या फिर बैंक्स को माननी थी। ग्रेजुअली यहां पे क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज भी आगे बढ़ती गई। तो इस कमिटी को फिर से एक्सपांड किया गया, भाई हम लोग को भी शामिल कर लो, अलग अलग देश भी यहां पे बोलने लगी। 2009 में इसको एक्सपांड किया गया, पहले तो 10 थी 1974 में, बाद में 2009 में फिर से एक्सपांड किया गया, 2014 में इसको फिर से एक्सपांड किया गया। तो अभी के हिसाब से लगभग यहां पे 45 मेंबर्स हैं, और 28 जुरिस्डिक्शन है, जो यहां पे सेंट्रल बैंक हो गए, जो यहां पे बैंकिंग रेगुलेशंस की अथॉरिटीज हो गई, उन लोग यहां पे मौजूद है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यहां पे गाइड्स प्रोवाइड करती है। तो ये रही पूरी कहानी। अभी जो यहां पे गाइड प्रोवाइड करती है, उसके कुछ नॉर्म्स है, यानी कि कुछ नियम है। तो पहला जो नॉर्म्स है, ये स्टार्ट किया गया था 1988 में, जिसको हम बोलते हैं बेसेल 1 नॉर्म्स। तो यहां पे मेनली ये फोकस करती है जो क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में समझा। आपने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए हैं, ये आपके पैसे हैं, ये लौट के आने वाली है। तो ये क्या हुआ, आपके जो पैसे हैं, उनके एसेट जो है उनके पास रह गई है। अभी आपके दोस्त को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने जो है इनसे उधार लिया है, तो ये मुझे रिटर्न भी करनी होगी। तो ये होगी उनके लिए लाइबिलिटीज। तो इसके हिसाब से जो आपको यहां पे मिनिमम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी कैपिटल, तो ताकि आप यहां पे लॉस पे ना चली जाए, जो बैंक्स के लिए यहां पे मेंशन किया गया था। तो यहां पे अलग अलग यहां पे जो है बोरोअर्स की फेलियर हो गई यहां पे, या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के हिसाब से बैंक्स अगर यहां पे जो लोन देती है, वो अगर यहां पे रिकवर करने में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए यहां पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो इसमें एक वर्ड है यहां पे रिस्क वेटेज असेसमेंट। तो रिस्क वेटेज असेसमेंट को समझने से पहले हम लोग को थोड़ी सा यहां पे टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब वो हम लोग समझ लेंगे, तो बाकी की सारी ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहां पे एक चीज यहां पे बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू बेसल 1 नॉर्म्स के हिसाब से रिस्क वेटेज असेसमेंट जो है, यहां पे 8% जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। और यहां पे इंडिया ने बोला था, इंडिया में जो है बेसल 1 की जो गाइडलाइन 99 में फॉलो किया था, तो इंडिया ने यहां पे RBI के हिसाब से यहां पे बोला गया था कि जो यहां पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये जो है इंडिया को यहां पे 9% यहां पे मेंटेन करनी होगी। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को यहां पे समझने से पहले तो एक चीज देखिए कि यहां पे RBI के पास में एक लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस होती है, अलग अलग लोन्स में कितने कितने रिस्क हो सकती है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है हाउसिंग लोन के लिए कितना रिस्क हो सकता है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को लोन दिया यहाँ पे उसके लिए कितना रिस्क हो सकता है, एजुकेशन लोन के लिए कितना रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे गाइडलाइन जो है आरबीआई दे चुकी है, और उसको जो है आरबीआई के वेबसाइट में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैंक है, ये एक बैंक है। तो इस बैंक ने क्या किया, किसी कस्टमर को यहाँ पे जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड किए, हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया कितने का, 100 करोड़ का प्रोवाइड किया मान लीजिए एग्जांपल। तो उसमें मान लीजिए कि 50% का रिस्क है। ओके, 50% का रिस्क है। फिर उसी बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 करोड़ लोन दिए, तो उसमें क्या होता है कि 0% का रिस्क है।
और फिर से उसी बैंक ने क्या किया, यहाँ पे जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड किया, तो उसमें 10% का रिस्क है। ओके, तो इस बैंक ने क्या किया, टोटल 300 करोड़ का यहाँ पे जो है लोन दिए हैं। तो अभी 100 करोड़ का 50% मतलब कितना है, 50 करोड़ का रिस्क, और यहाँ पे 100 करोड़ का 10% मतलब कितना है, 10 करोड़ का रिस्क। तो टोटल 60 करोड़ का रिस्क है। तो ये 60 करोड़ का रिस्क मतलब क्या है कि जो 300 करोड़ दिए हैं उनमें से 240 करोड़ तो वापस आएंगे ही आएंगे, लेकिन इन 60 करोड़ में से कितना आएगा वो पता नहीं। 60 करोड़ में से पूरे के पूरे 60 करोड़ भी आ सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं आ सकते। तो इसके हिसाब से हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम लोग कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो भी बोल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टोटल कैपिटल जो है यहाँ पे, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय जो रिस्क वेटेज एसेट इंटू 100%। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है आरबीआई ने कितना बोला है कि 9% मेंटेन करना होगा। टोटल कैपिटल कितना मेंटेन करना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। और रिस्क वेटेज असेसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ जो यहाँ पे जो है ये रिस्क वेटेज असेसमेंट जो आरबीआई के हिसाब से। तो 60% अगर यहाँ पे हम देखेंगे 60 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल अगर देखेंगे आप लगभग 5.4 करोड़ आ जाएगी एक एग्जाम्पल के हिसाब से। अभी देखिए 5.4 करोड़ ये जो है यहां पे देखिए कि कैपिटल, टोटल कैपिटल जो है, तो ये टोटल कैपिटल क्या होता है कि बैंक्स को ये 5.4 करोड़ इसके हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए कि इस बैंक ने सिर्फ 3 ही लोन दिए हैं, तो इस जो एग्जाम्पल के हिसाब से 5.4 करोड़ मेंटेन करनी ही होगी। ये 5.4 करोड़ जो है लोन में नहीं दे सकती है, ये आरबीआई का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर ये लोन में दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जब लोन दिए जाते हैं तो टोटल इसमें जो होती है, जो कैपिटल होती है पर उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है टीयर 1, एक होती है टीयर 2। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल कैपिटल जो है यहाँ पे बैंक के पास जो होती है ये टीयर 1 प्लस टीयर 2 का कैपिटल का समरी होती है। यहां तक समझ लिया। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो 9% भारत को यहाँ पे मेंटेन करनी है। तो मेन हम लोग को यहाँ पे समझना है कि टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल क्या है। तो टीयर 1 कैपिटल जो है बैंक का जो मेन कोर कैपिटल है, जो यहाँ पे बैंक जो है डिस्क्लोज करती है अपने रिजर्व हो गई, यहाँ पे बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये टीयर 1 कैपिटल जो है बैंक का फंडिंग सोर्स है, मेन फंडिंग सोर्स है, प्राइमरी फंडिंग सोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की यहाँ पे इक्विटी भी जमा होती है और टोटल जो अर्निंग्स यहाँ पे वो भी मौजूद होते हैं, तो वो होता है टीयर 1 कैपिटल। अभी टीयर 2 कैपिटल क्या होती है कि बैंक्स की सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है। अभी सप्लीमेंट्री कैपिटल में क्या हो सकता है, जो भी अनडिस्क्लोज रिजर्व जो बैंक डिस्क्लोज नहीं करती है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट टर्म डेब्ट्स यहाँ पे जो बैंक की होती है, हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गई यहाँ पे, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो फंड मेंटेन किया जाता है वो टीयर 2 कैपिटल होता है। तो टीयर 2 कैपिटल कैसा हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही जो है उसमें यहाँ पे रिलायबल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि टीयर 1 कैपिटल जो है ये प्राइमरी कोर कैपिटल है और टीयर 2 कैपिटल सप्लीमेंट्री कैपिटल है। इसको भी अगर आप लोग समझ लेंगे तो टोटल टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल का टोटल जो है जो सम है, यानी कि जो इसका एडिशन है, ये बैंक का टोटल कैपिटल बैंक को मेंटेन करना होगा। तो उसके हिसाब से जो है आरबीआई ने बोला है कि हर बैंक को एटलीस्ट 9% यहां पे मेंटेन करनी होगी। तो ये हुआ बेसल 1 नॉर्म। अभी नेक्स्ट क्या आया, बेसल 2 नॉर्म। तो बेसल 1 नॉर्म में कुछ खामियां थी वहां पे, तो उसको मॉडिफाई करके बेसल के जो यहाँ पे बीसीबीएस ने कुछ इसको एडवांस तरीके से पेश किया। तो 2004 में जो है इसको पब्लिश किया गया था और भारत ने इसको अपनाया 2009 में। तो यहां पे बेसल 2 जो नॉर्म है इसको हम बोल सकते हैं रिफाइंड या फिर रिफॉर्म वर्जन्स ऑफ बेसल 1 अकॉर्ड। तो इसमें 3 मेन पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहला तो सेम है, यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स जो है 8% जो यहाँ पे बीसीबीएस ने बोला और जिसको आरबीआई ने बोला कि इंडिया जो है यहाँ पे 9% मेंटेन करनी होगी। यहां तक आप समझ चुके हैं। दूसरा जो है यहाँ पे सुपरवाइजरी रिव्यू, यहाँ पे बोला है कि आरबीआई जो है यहाँ पे आरबीआई जो है अलग अलग बैंक के यहाँ पे जो है सुपरविजन यहाँ पे करेगी और कुछ बैंक अगर इसको फॉलो नहीं करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो मेन यहाँ पे 3 टाइप के रिस्क के बारे में बोला गया है। तो पहला रिस्क है यहाँ पे क्रेडिट रिस्क,
मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। अभी क्रेडिट रिस्क क्या हो गया कि बैंक के पास जितनी क्रेडिट होनी चाहिए, कितनी क्रेडिट आनी चाहिए, उसको मेंटेन करना है यहाँ पे। मार्केट रिस्क क्या हो गया यहाँ पे, मान लीजिए कि कोरोना के टाइम में यहाँ पे लोगों ने डिपॉजिट करना भी छोड़ दिया, अभी लोन लेना तो छोड़ रहे दिए कि यहाँ पे कुछ भी बैंक के पास डिपॉजिट नहीं हो रही है, तो मार्केट डाउन है, तो उसके लिए भी यहाँ पर रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क, बैंक के यहाँ पे सिस्टम की फ्लॉज हो गई, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉइज है उसके फ्लॉज के वजह से जो होती है उसको रिस्क माना जाता है। तो तीन टाइप के रिस्क के बारे में यहाँ पे जो है बैंक्स को सुपरविजन करनी पड़ेगी। तीसरा जो है यहाँ पे जो पिलर्स के बारे में मेंशन किया गया है, मार्केट डिसिप्लिन। तो मार्केट डिसिप्लिन यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ऑलरेडी मैंने बोला है कि आरबीआई के हिसाब से जो भी रिस्क वेटेज असेसमेंट जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसको जो है यहाँ पे बैंक जो है आरबीआई के सामने प्रस्तुत करेगी। यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो यहाँ पे कितने हैं, रिस्क एक्सपोजर कितना है, सब जो है आरबीआई को बैंक यहाँ पे डिस्क्लोज करेगी, किसको कितना लोन दिया है सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा। तो ये था बेसल 2 नॉर्म्स। फिर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा और एडवांसमेंट आया, अभी बेसल 3 नॉर्म्स आ गया यहाँ पे। तो बेसल 3 नॉर्म्स, इसको जो है यहाँ पे इसकी गाइडलाइन जो है 2010 में रिलीज कर दिया गया था फेज मैनर पे, और 2013 से इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। तो 2008 में एक्चुअली जो भी अमेरिका में जो रिसेशन हुई थी उसके रेस्पॉन्स में इसको जो है फ्रेम किया गया था। अगर आपने पढ़ा भी होगा अमेरिका के रिसेशन के बारे में, तो बहुत ही ज्यादा रिसेशन हुई थी, जो भी डेवलप कंट्री थी बहुत ही ज्यादा फेस करना पड़ा था। तो उससे पहले क्या था कि अमेरिका की यहाँ पे जो है काफी तेजी से ग्रोथ हो रही थी, उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ा यहाँ पे। तो मेन बेसल 3 नॉर्म्स का गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंकिंग सिस्टम को रेजिलियंट बनाना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाए तो इसके हिसाब से रेजिलियंट, यानी कि बैंक्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए 4 मेन पैरामीटर्स के बारे में मेंशन किया गया था। एक था कैपिटल, दूसरा लीवरेज, तीसरा जो है फंडिंग, और चौथा लिक्विडिटी। अभी आरबीआई ने मेंशन किया है रिसेंटली कि बेसल 3 गाइडलाइन जो है सितंबर 30 2020 तक जो है इन ए फेज मैनर इंडिया में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एकदम से नहीं, फेजेस में होगी। तो ये बात रिसेंटली आरबीआई ने मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे 4 जो मेन पैरामीटर्स है, पहली बात तो है यहाँ पे कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे जो बोला गया है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो है जो बेसल 1 में बोला था कि आरबीआई ने 9% मेंटेन करने को बोला है, यहाँ पे जो बेसल 1 के फॉर्म के हिसाब से अभी इसको बोला गया है कि 12.9% तक इसको मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा इसको बढ़ा दिया है। यानी कि मान लीजिए कि पहले अगर बैंक को 100 रुपीज अगर मेंटेन करना पड़ता, तो अभी यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि मान लीजिए कि 120 रुपीज यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं ताकि आप लोग समझ सके, ताकि बैंक्स को यहाँ पे झटका कम लगे, अगर किसी ने यहाँ पे अगर अपने लोन लिए थे जो एनपीए क्राइसिस से होते हैं उससे झटका कम लगे। तो यहाँ पे जो है टीयर 1 कैपिटल रेशियो जो है और टीयर 2 कैपिटल रेशियो ऑलरेडी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 10%, 10.5% से लेकर 2% तक रखने को, मेंटेन करने को यहाँ पे बात की गई है, जो यानी कि टोटल कैपिटल जो है यहाँ पे लगभग 12.5% जो है इसमें मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है लीवरेज। तो लीवरेज रेट जो है यहाँ पे 3% रखने की बात की गई है। अभी लीवरेज रेट क्या है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो लीवरेज रेट क्या होती है, बैंक का जो टीयर 1 कैपिटल और जो एवरेज कंसोलिडेटेड एसेट्स की जो रेशियो होती है उसका 3% जो है यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको बोला गया है। फंडिंग एंड लिक्विडिटी, तो बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से लिक्विडिटी रेशियो को 2 पार्ट में मेंशन किया गया है। एक है यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और दूसरा है यहाँ पे नेट स्टेबल फंड्स रेट। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होती है, बैंक के पास यहाँ पे एज ए बफर के हिसाब से हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स होनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि कैश फ्लो यहाँ पे जाते भी रहे और कुछ भी प्रॉब्लम जैसे सिचुएशन में यहाँ पे, कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यहाँ पे जो है बैंक्स के पास एटलीस्ट लिक्विड एसेट मौजूद रहे। देन यहाँ पे दूसरा जो बोला गया है नेट स्टेबल फंड्स रेट। तो नेट स्टेबल फंड्स रेट जो है यहाँ पे जो स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल यहाँ पे मेंटेन करनी होगी, ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे मेंटेन करनी होगी और उसके एक्टिविटीज को यहाँ पे मेंटेन करना होगा। तो इन एन नटशेल यहाँ पे जब बेसल जो 1 आई थी उसमें जो भी नियम दिए गए थे, तो उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स होने लगे, फिर आया बेसल 2। तो बेसल 2 में क्या है, और भी यहाँ पे स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस करने लगी।
फिर आया यहाँ पे जो बेसल ट्री, तो बेसल ट्री में यहाँ पे ये एकदम नई नई ताजी ताजी है यहाँ पे। तो बेसल ट्री में और भी स्ट्रिक्टर रूल्स बैंक्स के यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, उसके लिए मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझना होगा कि मेन देखिए यहाँ पे बैंक्स के पास जो यहाँ पे रिजर्व फंड होनी चाहिए एज ए बफर के हिसाब से, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है इसमें सेटअप किए गए थे। तो बेसल के बारे में भी एक प्रश्न 2015 के यूपीएससी में आया था। तो उसमें एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट जो पूछा गया था कि बेसल जो है ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। एकदम सिंपल, अगर आपने ये समझा भी है या आपके पास अगर कोई बच्चा भी बैठा हुआ है वो भी बोल देगा भाई बैंक्स की जो यहां पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसके जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस थे रिलेटेड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे। तो उसका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वो ऑप्शन भी देख लेंगे तो 2 मार्क्स आपके यहां पे सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है पहले पूछे जा चुके हैं, या फिर मेंस में भी अगर इसको पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको यहां पे कुछ ना कुछ तो यहां पे रेसिप्रोकेट करना आना चाहिए यहां पे। तो इस पार्ट में बस इतना ही। जो भी बुक्स में यहां पे मैंने रेफर किया है, कोई भी देखिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं एज ए बिगिनर इकोनॉमी का, तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां पे प्लीज पढ़िएगा। एनसीईआरटी का आपकी इकोनॉमी की जो फाउंडेशन यहां पे ये बुक बना देगी। रमेश सिंह या फिर जो संजीव वर्मा से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा बुक्स मत पढ़िए यहाँ पे, कोई भी एक बुक आप पढ़ लेंगे तो अच्छी है यहाँ पे। या फिर जो आप यहाँ पे जो मनोहर पांडे की जो जनरल स्टडीज जो है पेपर 1, ये बुक भी पढ़ सकते हैं। एक कंबाइंड बाइबल की तरह बुक है जिसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, जर्नल्स, जो साइंस यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगी। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी आपका डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको टाइम की भी बचत होगी। तो एक चीज देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स की कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं होती है। तो यहां पे जितने अच्छे से अच्छा नोट्स आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो इन सभी बुक्स जो है इसके लिंक में दे दिया है, जो भी आपको अच्छे लगे। स्पेशली आई विल गो फॉर संजीव वर्मा, तो ये बुक आप डेफिनेटली खरीदिएगा आपके साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो ये पार्ट है पार्ट 8, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ ही बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, इसका जो कंप्लीट कवर आपका हो जाएगा। पूरी पूरी ये जो चैप्टर की जो है वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पूरी की, और कुछ भी किसी भी एंगल से पूछा जाए आप लोग उसको जो है रेसिप्रोकेट कर पाओगे, आप बहुत तैयारी के साथ एग्जाम में जा पाओगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।